देखो, इससे पहले हम आप लोगों को इससे पहले वाली यूनिट पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। उस यूनिट में आपने क्या पढ़ा था? संधारित्र के बारे में पढ़ा था, उसकी धारिता के बारे में पढ़ा था, गोलीय संधारित्र पढ़ा था, समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा था। ऐसे करके उस चैप्टर को हमने समाप्त कर लिया था। आज जो आपको पढ़ना है वो सेकेंड यूनिट पढ़ना है। वो कौन सी यूनिट है आपकी? वो यूनिट है, कौन सी यूनिट है भैया जी? विद्युत धारा, ठीक है ना। और उसमें जो लेसन पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? विद्युत धारा एवं प्रतिरोध, ठीक है ना। अब आप सब जानते हो, दैनिक जीवन में आपने टार्च को देखा होगा, सेल को देखा होगा, ऐसे बहुत सारे बैटरी को देखा होगा। ये सभी वैद्युत उपकरण हैं और इनमें क्या होता है कि आवेश का प्रवाह होता है। भाई बैटरी से आप बल्ब जला लेते हो, ठीक है, लाइट से क्या करते हो? बल्ब जलाते हो। विद्युत धारा से बल्ब जला लेते हो कि नहीं? तो वो कब जला पाते हो? तो कब उसमें करंट फ्लो होती है, उस यूनिट में हमको पढ़ना है विद्युत धारा में। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, इस चीज को हमको समझना है। और आप हाई स्कूल में पढ़ भी चुके हो कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो आपको पता चल गया Q बराबर क्या होता है? IT होता है, ठीक है ना। सबको दिख रहा है ना? Q बराबर क्या होता है? IT होता है। अब इसमें Q आप जानते हो क्या है? आवेश है। Q क्या है? आवेश है। I क्या है? धारा है। और T क्या है? हमारा टाइम है, समय है। और यहां से हमको क्या निकालना है? I निकालना है। तो अगर साहब I बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा? Q बाई T। और जब हम किससे, समय से किसको भाग दे रहे हैं? आवेश को, समझ रहे हैं? तो दर बोलने लगते हैं। तो हम कह सकते हैं किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। बिल्कुल साधारण सी परिभाषा है, हो सकता पूछी जाए या ना पूछी जाए, पर आपको पूर्व ज्ञान के लिए तो पता होना चाहिए और हाई स्कूल में आप सब पढ़ भी चुके हो। तो ये समझ में आया कि अगर विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक तथा विमीय सूत्र बताइए। तो आप सब बोल सकते हो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अच्छा, अब जरा समझते हैं। ठीक है, इसके बाद समझते हैं कि ये आपने समझ लिया था कि Q बराबर क्या हो जाएगा? I इक्वल टू Q बाई T। कहीं कहीं ये कैपिटल से डिनोट किया गया होगा, कहीं स्मॉल से डिनोट किया गया होगा, ठीक है ना। तो पूरी परिभाषा आप समझ गए। अगर हम मान लें कि कोई चालक है हमारा, जैसे ये कोई चालक है और इसमें क्या हो रहा है? I धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। कितने समय तक प्रवाहित हो रही है साहब? T समय तक प्रवाहित हो रही है। तो हम लिख सकते हैं I इक्वल टू Q अपॉन T। क्लियर है कि नहीं? तो सबको ये परिभाषा समझ में आ गई कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो आप सब अगर बताना चाहेंगे तो क्या बताएंगे? आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसके बाद समझते हैं कि इसका मात्रक क्या है। और आप सब जानते हो कि अगर हमको फार्मूला पता है तो मात्रक निकाल लेते हैं। तो क्या हो गया? Q बाई T। Q क्या है? आवेश है। और आवेश का मात्रक हमने आपको क्या बताया था? कूलाम बताया था। क्या बताया था? कूलाम। और T क्या हो गया? सेकेंड। समय हो गया तो इसका सेकेंड हो गया। तो कूलाम पर सेकेंड इसका क्या हो गया? मात्रक हो गया। अगर इसको हम लिखना चाहें, I क्या है? धारे तो है, और धारा को हम क्या लिखते हैं? एम्पियर। तो 1 एम्पियर बराबर किसके हो जाएगा? 1 कूलाम पर सेकेंड के बराबर हो जाएगा। अब विमीय सूत्र इसका सब आप जानते हो। क्या होता है इसका विमीय सूत्र? धारा का विमीय सूत्र स्क्वायर ब्रैकेट A। ये कब हमने आपको पढ़ाया था? फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाया था, जब साथ हमने मूल मात्रक लिखाए थे तो उनकी फिर विमाएं भी साथ में लिखवाई थी, अगर याद होगा आपको।
ये तो आप समझ गए। और आप ये भी जानते हो कि धातुओं में धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से उत्पन्न होती है। कोई भी धातु है, ठीक है, उसमें धारा प्रवाहित होती है। धारा क्यों प्रवाहित होती है? क्योंकि जब उसमें आवेश प्रवाहित होता है, कोई भी, जैसे तार है, तार में तब तक करंट नहीं फ्लो होगा जब तक उसमें आवेश का प्रवाह ना हो। अगर आवेश का प्रवाह बंद हो जाएगा तो उसमें धारा आनी बंद हो जाएगी। अगर आवेश का प्रवाह क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा, तो उसमें धारा प्रवाहित होना चालू हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? और आप सब जानते हो कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। किसी को कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बताओ। नहीं ना? अब जरा समझिएगा कि इसके बाद क्या है। इसके बाद समझते हैं, देखिए इसमें तात्क्षणिक धारा की बात की गई है। किसकी बात की गई है? तात्क्षणिक धारा की बात की गई। दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा? बोलो भाई। दिख रहा है। दिख रहा? यस सर। चलो, ना दिख रहा हो तो अब तो दिख रहा होगा ना? यस सर। हाँ, अब देखो भाई, इसको क्या है? तात्क्षणिक धारा की बात की गई है। जैसे हमने तात्क्षणिक त्वरण बताया था, प्रेजेंट ऑफ टाइम पे एक्सीलरेशन जो है, ठीक है, उसे हम क्या कहते थे? तात्क्षणिक त्वरण कहते थे, एक्सीलरेशन कहते थे। ऐसे हमने आपको वेलोसिटी भी पढ़ाई थी, ठीक है। किसी समय पर उसका जो त्वरण होगा वो तात्क्षणिक त्वरण होगा या तात्कालिक त्वरण होगा। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि तात्क्षणिक धारा, तो मतलब किसी निश्चित समय पर जो धारा होगी उसे हम क्या कहेंगे? तात्क्षणिक धारा कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? और इसका फार्मूला केवल अगर पूछ सकते हैं 1 नंबर में आपसे कि तात्क्षणिक धारा किसे कहते हैं या तात्क्षणिक धारा का सूत्र लिखिए, तो क्या हो जाएगा? I लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। क्योंकि निश्चित समय पे करोगे, ठीक है, तो किसकी ओर अग्रसर होगा? 0 की ओर अग्रसर होगा। और डेल्टा क्यू बाई क्या हो जाएगा? डेल्टा टी हो जाएगा। और इसी को अगर डेल्टा ना यूज करें, डिफरेंशियल रूप में लिखें, तो क्या लिखते हैं साहब? ड्यू की बाई dt लिखते हैं। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इसके बाद देखिए क्या है कि इसमें कुछ पॉइंट हैं, उस चीज को हमने बताए कि एसआई पद्धति में धारा को मूल राशि माना गया है, ठीक है ना। धारा को कैसी राशि माना गया? मूल राशि माना गया। इसका मात्रक अभी हमने बताया क्या होता है? एम्पियर होता है। और धारा का साहब जो विमीय सूत्र होता है क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट ए है। क्यों? क्योंकि 7 मूल राशियां थी, लंबाई थी तो स्क्वायर ब्रैकेट एल बताया था, समय था तो स्क्वायर ब्रैकेट टी बताया था। ऐसे ही इसमें जब धारा आया था तो हमने इसका मात्रक एम्पियर लिखवाया था और क्या किया था? इसका विमीय सूत्र क्या बताया था? स्क्वायर ब्रैकेट ए बताया था। ये तो अभी आपको चर्चा की है क्या कि जो 1 एम्पियर है वो किसके बराबर है? 1 कूलम प्रति सेकंड के बराबर है। इसके बाद आगे देखते हैं क्या है? धातुओं में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से उत्पन्न होती है। और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? आवेश। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, तो क्या प्रवाहित हो रहा है? आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो इसका मतलब है धातुओं में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से उत्पन्न होती है। इसका मतलब यही था जो मैंने अभी बताया कि आवेश प्रवाह होने से धातुओं में क्या उत्पन्न होती है? धारा उत्पन्न होती है। क्लियर है कि नहीं? और इलेक्ट्रॉन पर आवेश जैसा हमने बताया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। फिर देखिए जरा सब 1 कूलम की वैल्यू निकाली गई है। तो 1 कूलम कितने के बराबर हो जाता है? 6.25 × 10⁻18, ठीक है ना, आवेश। फिर इसके बाद एम्पियर में, चूंकि 1 कूलम किसके बराबर होता है? प्रति सेकंड में निकालेंगे तो 1 कूलम प्रति सेकंड किसके बराबर होता है? 1 एम्पियर के। तो ये पूरी वैल्यू किसके आ गई? एम्पियर के इक्वल आ गई। इसके बाद समझते हैं, हाँ, इसमें 2 चीजें और आपको समझनी रहेंगी। देखो 2 चीजें आपको और समझनी रहेंगी जो विशेष हैं। एक तो ये है कि इसमें ESU मात्रक, ठीक है ना। ESU मात्रक क्या है? स्टेट एम्पियर है। पूछा जाता है खूब कि धारा का ESU तथा EMU मात्रक लिखिए। 1 नंबर में खूब पूछते हैं क्वेश्चन, इसलिए इसको तैयार करना है।
क्या है? ESU मात्रक क्या है? स्टेट एम्पियर है। और EMU मात्रक क्या है आपका? एब एम्पियर है। ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? बायर कहते हैं। और आपसे पूछा जाता है 1 नंबर में कि बायर किसे कहते हैं। तो बायर किसे कहते हैं आप लिख सकते हो कि विद्युत धारा के EMU मात्रक को क्या कहते हैं? एब एम्पियर कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? बायर कहते हैं। अब इसके बाद समझना है कि 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? कूलाम प्रति सेकंड होता है। ठीक है ना, और 1 कूलाम होता है 1/10 एब के। तो इसकी पूरी वैल्यू निकालेंगे अभी तो समझ में आएगा। इससे पहले हम ESU के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम प्रति सेकंड होता है, आप पढ़ चुके हो। Q = IT से। ठीक है ना, और ये कितना होता है? 1 कूलाम कितना होता है? 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। और टाइम कितना लिया गया है? 1 सेकेंड लिया गया है। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, मतलब 3 × 10⁹ स्टेट एम्पियर। मतलब 1 एम्पियर में जो क्या होता है? स्टेट एम्पियर होता है, वो किसके बराबर होता है? 3 × 10⁹ स्टेट एम्पियर के बराबर होता है। इसलिए आप सबको समझना है जो ESU है वो हमारा कैसा मात्रक है? स्टेट एम्पियर मात्रक है। इसकी वैल्यू 1 एम्पियर किसके बराबर होती है? 3 × 10⁹ स्टेट एम्पियर के बराबर होती है। इसके बाद जरा ये भी समझ लेना है, जैसे आपको ये देखो बनाया है हमने चित्र में, दिखाना सबको। ये इसका एक अनुप्रस्थ का कोई वायर है मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है ना, इधर क्या है? ये इसको हमने क्या बताया था साहब? ये क्या कहलाता है? तार। ऐसे कई बार हमने बताया था। जैसे ये है, ये सपोज दैट मान लो, ठीक है ना, और पेड़ कट गया तो कैसा आकृति मिलती है? ऊपर वाली ऐसे तो दिखती है। और इसको हम क्या कहते थे? अनुप्रस्थ काट कहते थे। और अगर इसको साफ पेड़ ना मानो, तार मान लो, तो ये क्या कहलाएगी? तार की अनुप्रस्थ काट कहलाएगी। तो ये जो आपको दिखे, सपोज दैट थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये हमारा क्या है? तार है। तो तार को जब काटोगी तो इसकी जो ये गोल गोल परिधि मिलेगी ना पूरी, वही उसकी क्या कहलाएगी? अनुप्रस्थ काट कहलाएगी। इसका मतलब देखो ये जो तार दिख रहा है, ठीक है ना, इसमें क्या है? इसमें मान लेते हैं कि I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसका देखो इधर वाला अनुप्रस्थ काट और इधर वाले अनुप्रस्थ काट में दोनों में अंतर दिख रहा है कि नहीं? एक तरफ अधिक है, एक तरफ कम है। समझाना क्या चाह रहे हैं? जब किसी धात्विक चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचते हैं। इसका अर्थ है कि चालक के प्रत्येक परिच्छेद में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अर्थात 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड गुजरता है, चाहे परिच्छेद क्षेत्रफल कुछ भी हो। इसका निष्कर्ष समझना है क्या कि जो आपको ये दे रखा है ना, ये इस टाइप से, जो आपको ये दे रखा है ये, ठीक है ना, इसमें देखो एक ये परिच्छेद हो गया, इसके बाद ये परिच्छेद होगा, ये इसके बाद ये परिच्छेद। अरे यार कभी वो काटे हो, गाजर काटे हो कि नहीं? गाजर काटे हो कि नहीं? और मूली भी काटे होगे। कैसे काटते हो? ऐसे काटते हो ना, गोल गोल निकालते हो। तो उसका मूली इतनी बड़ी है, ठीक है ना, उसका क्या करता है? जब काटते हो तो वो प्रत्येक परिच्छेद ही तो काट रहे होते हैं। जो क्या बोलते हैं, दावत पार्टी में जाते हो ना तो सलाद उठा के काटते हो। समझ रहे हैं कि नहीं? काटते नहीं हो, खाते हो। ठीक है ना, काटता तो कोई दूसरा है। तो कहने का मतलब कि जो परिच्छेद काटते हैं, चाहे हम कुछ मोटाई का काटे, जैसे इसकी मान लिया, इसकी थिकनेस कुछ और होगी, उसका कहने का मतलब है कि इसका ये मतलब नहीं कि 1 सेकंड में पूरी ये यहाँ तक आएगी, विद्युत धारा इतनी प्रवाहित होगी 1 इलेक्ट्रॉन द्वारा। इनका कहने का मतलब जो ये परिच्छेद ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, इनका मतलब है कि कूलाम प्रति सेकंड गुजर रहा है। मतलब इतना जो है इलेक्ट्रॉन एक परिच्छेद से कितने 1 सेकंड में गुजरता है। क्लियर है कि नहीं? नहीं समझ पाए? फिर से समझो इस चीज को। थोड़ा कठिन है पर इतना कठिन भी नहीं है कि आप समझ ना पाओ उसको। देखो जैसे इस बार फिर से समझिएगा,
जैसे हमने मूली ली थी ना उदाहरण में, मूली के छोटे छोटे पार्ट काटते हैं तो एक पार्ट में 1 सेकंड में जो आवेश गुजरता है वो कितना गुजरता है? 6.5। अब चाहे एक तरफ की मूली इतनी बड़ी हो, दूसरी साइड में इतनी हो, मूली के प्रारूप देखे हो ना, कभी कभी देखते होगा ऐसे होती है, तो ऐसे भी यहाँ पर ऐसे, अरे भाई ऐसे इस तरीके से होती है ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे, क्यों? और ऐसे पत्ते लगे होते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ी देर के लिए मानो कि इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही होगी, तो इसको जब परिच्छेद के रूप में काटोगे तो इसका परिच्छेद कुछ और मिलेगा, इसका परिच्छेद कुछ और मिलेगा, इसका परिच्छेद कुछ और मिलेगा, इसका कुछ और मिलेगा, इसका अनुप्रस्थ काट का और मिलेगा, इसका कुछ और मिलेगा, इसका कुछ और मिलेगा। सबकी टूपाई भिन्न भिन्न है कि नहीं है, परंतु इसमें जो धारा प्रवाहित होगी इस परिच्छेद से कोई मतलब नहीं है। 1 सेकंड में धारा कितनी प्रवाहित होगी? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन ही प्रवाहित होंगे। क्लियर है कि नहीं? मतलब क्या है कहने का कि उसके परिच्छेद पर निर्भर नहीं करता है, ये क्या करता है कि उतना इलेक्ट्रॉन जाना ही है। क्लियर है कि नहीं? 1 सेकंड में परिच्छेद चाहे इतना बड़ा हो चाहे इतना बड़ा हो। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इसके बाद देख लेते हैं, आगे समझते हैं। ये तो बता दिए थे ना, क्यों? ठीक, बायर और ये हो गया। इसके बाद जरा समझते हैं। ठीक, अब जरा समझिएगा, 2 चीजें इसमें समझ लेना है और फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें समझते हैं, जैसे आपका क्या कहा गया, समझिएगा कि विद्युत धारा की दिशा जो आई है, इसकी दिशा के बारे में हम क्या करते हैं? चिंतन करते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब विद्युत धारा की दिशा धन आवेश के प्रवाह की दिशा में होती है। अब जरा देखिएगा, ये कोई वायर है, ठीक है ना, ये क्या है? तार है, और इसमें धनावेश जो है, ये साहब क्या है? धनावेश। ये साहब क्या है? धनावेश। ये साहब क्या है? धनावेश। ये धनावेश क्या है? इधर की ओर बह रहा है। क्या हो रहा है? बह रहा मतलब प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, साइंस की भाषा में क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है। आमचाल की भाषा में बह रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो कुल मिलाकर के ये वायर है, इसमें जो आवेश का प्रवाह हो रहा है साहब इधर की ओर हो रहा है। तो अगर हम आपसे कहें कि बताओ धारा का प्रवाह किधर की ओर होगा, तो जिधर आवेश का प्रवाह होगा उधर ही क्या हो जाएगा? धारा का प्रवाह हो जाएगा। तो एक पॉइंट क्लियर हुआ कि जिधर धनावेश प्रवाहित हो रहा होगा उधर ही क्या हो रहा होगा? धारा भी प्रवाहित हो रही होगी। क्लियर है कि नहीं? तो आप कह सकते हो, जैसे कोई आपसे पूछे कि आवेश धनावेश इस प्रकार इस तरफ प्रवाहित हो रहा है या एलएचएस साइड में प्रवाहित हो रही है, तो धारा किधर प्रवाहित होगी? तो प्लस अगर आवेश है तो जिधर आवेश प्रवाहित होगी उधर ही धारा प्रवाहित होगी। दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या है कि ऋण आवेश के प्रवाहित के प्रवाह की विपरीत दिशा में ली जाती है। मतलब दूसरा पॉइंट जो हमने वेरीफाई किया है वो क्या है कि अगर कोई चालक है, जैसे सपोज दैट ये कोई चालक है, ठीक है ना, और इस चालक में आई धारा प्रवाहित हो रही है। पहले तो ये बात करते हैं कि आवेश प्रवाह हो रहा है, और आवेश प्रवाह हो रहा है इसका मतलब उसमें धारा प्रवाहित होगी। अब जरा समझिएगा, जैसे हमने कहा कि ये लीजिए, ये है, ये ऋणावेश है, ठीक है ना, ये है, ये ऋणावेश है, ये है, ये ऋणावेश है, ये प्रवाहित हो रहा है, इधर की ओर प्रवाहित हो रही है। तो धारा किधर की ओर प्रवाहित होगी? विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी। तो 2 कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हुए। पहला क्या, अगर किसी चालक में धनावेश प्रवाहित हो रहा है तो जो धनावेश की दिशा होगी वही हमारी धारा की दिशा होगी। अगर किसी चालक में ऋणावेश प्रवाहित हो रहा है तो जो ऋणावेश की दिशा होगी उसके जस्ट विपरीत क्या होगी? धारा की दिशा होगी। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, 1 नंबर में भी पूछते हैं कि किसी चालक में जो है धनावेश या ऋणावेश प्रवाहित हो रहा है तो इसकी धाराओं की दिशा को निर्धारित कीजिए। तो जस्ट आप सब लोग लिख लेंगे, आवेश अगर पॉजिटिव है तो उसी दिशा में, नेगेटिव है तो विपरीत दिशा में। इसके बाद बात कर लेते हैं
कि नेट वाले के लिए बात करते हैं, यदि धन और ऋण आवेश का प्रवाह एक ही दिशा में है। अब इस वाले फोटो को देखो जरा ढंग से, दिखा कि नहीं दिखा? दिखा ना? इसमें देखो ये धनावेश है ना, ये धनावेश है ना, ये धनावेश है ना, और ये इधर की ओर प्रवाहित हो रहा आई। क्यों? क्योंकि जिधर धनावेश प्रवाहित होता है उधर ही क्या प्रवाहित होती है? धारा प्रवाहित होती है। इसमें साहब दूसरे वाले चित्र में देखो, ये ऋणावेश है, ये इधर बह रहा है, ये ऋणावेश की दिशा, ये ऋणावेश की दिशा, परंतु धारा की दिशा क्या है? विपरीत नहीं, एक ही जैसी है। ठीक है ना? हाँ, विपरीत है। ठीक है ना? क्या है? सॉरी, विपरीत है। अब विपरीत है तो क्या हो जाएगा? नेट धारा जो होगा आई, वो क्या हो जाएगा? आई पॉजिटिव माइनस आई निगेटिव। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है, ये लिखा भी है। अगर क्या हो जाए, धन और ऋण आवेश क्या प्रवाह की दिशा विपरीत ना हो, तब के लिए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा दोनों के लिए। ठीक है ना? ये चीज आप कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं था, पर समझ लिए इसको, काफी है इतना। इसके बाद देखते हैं, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है खूब, और इसको आप लोग क्वेश्चन बैंक में भी देखे होंगे, खूब लिखा हुआ मिलेगा। क्या? कि विद्युत धारा हमारी कैसी राशि है? अदिश राशि है, सबको पता है। परंतु एक चीज हम क्वेश्चन में खूब 1 नंबर 2 नंबर में पूछते हैं कि विद्युत धारा में दिशा भी है और परिमाण भी है। 2 चीजें हैं इसमें साहब। क्या है? परिमाण भी है, परिमाण मतलब समझते हो? मात्रा। ठीक है ना? और साहब क्या है इसमें? दिशा भी है, और दोनों चीजें हैं। अगर किसी भौतिक राशि में परिमाण और दिशा दोनों होती हैं तो वो भौतिक राशियां हमारी कैसी राशियां कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। क्लियर है ना सबको? परंतु इसमें ये जो आई भौतिक राशि है, धारा जो भौतिक राशि है, उसमें परिमाण भी है, दिशा भी है, इसके बावजूद भी हम इसको क्या कहते हैं? अदिश राशि। तो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि क्या विद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों होने के बावजूद भी वह अदिश राशि है, क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि जो विद्युत धारा आई राशि है वह क्या करता है? सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। जब हम आपको सदिश विश्लेषण पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि कोई भी भौतिक राशि हो, उसमें भले ही परिमाण और दिशा दोनों हो, वह तब तक सदिश राशि नहीं होगी जब तक किसका पालन ना करे? सदिश योग के नियम का पालन ना करे। ठीक है? दोनों चीजें हैं उसमें, परिमाण भी है, दिशा भी है, परंतु वो सदिश योग के नियम का पालन अगर वो नहीं करती है तो वह भौतिक राशि हमेशा कैसी होगी? अदिश राशि होगी, जो कि आपको क्या देखने को मिलता है? विद्युत धारा को के रूप में देखने को मिलती है भौतिक राशि। तो साधारण सी 2 लाइन में आप लिख सकते हो, उसका उत्तर दे सकते हो कि विद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों हैं, परंतु विद्युत धारा क्या करती है? सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अब जरा ध्यान से समझिएगा, इसके बाद आगे। इस पॉइंट को समझ लेते हैं थोड़ा। देखो इसमें क्या है, इसमें देखो एक इस तरीके से आपको परिच्छेद दिया है, इसमें ये एक परिच्छेद ये दिखाया गया है, ठीक है ना, और एक परिच्छेद इधर वाला दिखाया गया है, 2 परिच्छेद दिखाए गए हैं। अब इसको पढ़ते हैं। किसी चालक में धारा प्रवाहित होने पर किसी समयांतराल में जितना आवेश एक सिरे से प्रवेश करता है उतना ही आवेश दूसरे सिरे में से निकलता है, अतः चालक क्या है? उदासीन रहता है। ठीक है ना? कहने का मतलब क्या है? जैसे ये कोई है, ठीक है ना, हमने सपोर्ट दैट इसमें क्या किया? आवेश 10 कूलाम प्रवाहित किया, ठीक है ना? कितना? 10 कूलाम, ठीक है ना? तो 10 कूलाम प्रवाहित किया तो इधर भी क्या निकल जाए? 10 कूलाम निकल जाए। इसका मतलब ये जो चालक होगा कैसा चालक होगा? उदासीन चालक होगा। क्लियर है कि नहीं? दूसरे पॉइंट में देखो
किसी चालक में प्रवाहित धारा के अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट सब समझ गए ना, ये अनुप्रस्थ काट होगी, यहाँ से काट लोगे तो ये मिल जाएगी, इधर काटोगे तो ये मिल जाएगी, इसमें काटोगे ये मिला, इधर लास्ट वाला काटोगे तो ये मिला। चित्र में दिख रहा है आप सबको। तो क्या है, किसी चालक में प्रवाहित धारा के अनुप्रस्थ काट में होने वाले परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती है, अतः विद्युत धारा का मान संपूर्ण चालक के लिए एक ही रहता है। क्या निष्कर्ष निकला? ये निष्कर्ष निकलता है कि अनुप्रस्थ काट चाहे देखो ये यहाँ पर है, ठीक है, फिर थोड़ा यहाँ पर मान लिया ये अनुप्रस्थ काट की क्षेत्र हो गया, फिर इसके बाद ये हो गया, और ऐसे करके आप बहुत सारा मान सकते हैं। अगर इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है तो संपूर्ण में क्या जाएगी? आई जाएगी। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल चाहे कुछ भी हो। क्लियर है कि नहीं? अब आप क्या करिए, जैसे कि 440 वोल्ट वाले खंबे से आप जोड़िए तार को, तो वहां पर तार मोटा जोड़िए, फिर उसके बाद क्या करिए, घर में आके पतले पतले तार जोड़िए, तो उस वाले की अनुप्रस्थ काट ज्यादा है, घर वाले की अनुप्रस्थ काट क्या है? कम है, परंतु उसमें जितना अगर 220 वोल्ट आ रहा तो पूरे घर में कितना आएगा? 220 वोल्ट ही आपको करंट मिलेगी। इसका यही तो निष्कर्ष निकलता है कि उसके अनुप्रस्थ काट पर निर्भर नहीं करता है। किसी तार में जितनी एम्पियर की धारा प्रवाहित करोगे शुरू से लेकर के लास्ट तक उतनी ही बहती रहेगी, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल चाहे जो कुछ भी हो। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इसके बाद देखो, इसको आप सबको पढ़ना ही है कि विभिन्न स्थितियों में, इसको समझ लीजिए केवल, ठीक? क्या है, विभिन्न स्थितियों में धारा का प्रवाह जिन आवेशित कणों के कारण होता है उन्हें क्या कहते हैं? आवेश वाहक कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं? आवेश वाहक। जैसे कोई तार है, इस तार में क्या होता है? आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो आई धारा प्रवाहित हो रही, इसका मतलब इसमें क्या बह रहा है? आवेश बह रहा है। और आवेश ऐसे तो बहेगा नहीं, कोई ले जाने वाला होगा ना। डाकिया आता है, उसको क्या बोलते हो? पोस्टमैन। और हिंदी में क्या बोलते हो? डाकिया। क्या बोलते हो? डाकिया। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पत्रवाहक बोलते हैं। पत्र लेके आता है ना, तो क्या होता है? पत्रवाहक। तो कोई ऐसा क्या है, विभिन्न स्थितियों में धारा का प्रवाह जिन आवेशित कणों के कारण होता है, हम आवेशित हो गए, आवेशित कणों के कारण ही क्या होता है? आवेश प्रवाहित होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? गुस्से वाले व्यक्ति को देखते हो कि नहीं, उठ करके चल देता है या लड़ाई कर देता है, तो उसमें जब आवेश क्या होता है? डेवलप होता है, तभी तो वो क्या करता है? अपनी एनर्जी दिखाता है, चल देगा, या गुस्सा होगा तो उसमें अन्य अन्य प्रकार की क्रियाएं होंगी कि नहीं, तो वो क्या कहोगे कि गुस्सा आ गया है। समझ रहे हैं कि नहीं? परंतु इसमें क्या है कि धारा का प्रवाह जिन आवेशित कणों के कारण होता है उसे हम क्या कहते हैं? आवेश वाहक कहते हैं। कि इसका मतलब ये है कि अगर ये हमारा वायर है और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें आवेश क्या हो रहा होगा? प्रवाहित हो रहा होगा। आवेश को ले जाने वाला, ठीक है ना, जो कण होगा, उन आवेशित कणों को हम क्या कहने लगते हैं? आवेश वाहक कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, तो एक नंबर में अगर आपसे पूछें कि आवेश को ले जाने वाले कणों को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं? आवेश वाहक कहते हैं। या हम आपसे पूछें किसी तार में विद्युत धारा कब बहती है, कब प्रवाहित होती है, तो क्या आप लिख सकते हैं? जब तक आवेशित कण नहीं होगा तब तक क्या आवेश प्रवाहित होगा? क्या उसमें नहीं प्रवाहित होगा। इसका मतलब उत्तरदायित्व किसका है? आवेशित कणों का है। जब तक आवेशित नहीं होंगे तब तक उसमें आवेश का प्रवाह नहीं होगा, न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, हम अब यहाँ न्यूट्रल हो जाएं तो क्या होगा? फिजिक्स निकलेगी क्या? नहीं निकलेगी। आवेशित होंगी तभी तो निकलेगी ना। तो ये चीज को समझना है। अच्छा, ये वाले आपको समझ लेना है, बाई चांस पूछ लिए जाए। जैसे चालक अथवा निर्वात, चालक या निर्वात माध्यम है। निर्वात सब लोग समझते हैं ना, सब हमने बताया भी था एप्सिलॉन नॉट का जब पढ़ाए थे कि आवेश हमारे वायु या निर्वात में रखे हो। ठीक है ना? तो अगर चालक कहाँ है, चालक अथवा निर्वात में रखा है, तो आवेश वाहक का काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक है ना? निर्वात वाल्व लिखा है, चालक अथवा निर्वात वाल्व में
किसका कौन काम करता है? इलेक्ट्रॉन काम करता है। इसके बाद विद्युत अपघट्य में आवेश वाहक का काम कौन करता है? धन तथा ऋण आयन करते हैं। विसर्जन नली में कौन करता है? धन आयन तथा इलेक्ट्रॉन करते हैं। अर्धचालक में कौन करता है? इलेक्ट्रॉन तथा कोटर करते हैं, जिसको होल बोलते हैं। तो इनमें से एक नंबर में अगर पूछ सकता है कि विद्युत अपघट्य में आवेश वाहक का काम कौन करता है, तो आप लिख सकते हो धन तथा ऋण आयन। विसर्जन नली में धन आयन तथा इलेक्ट्रॉन, और अर्धचालक में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन तथा कोटर करते हैं। क्लियर है कि नहीं? इसके बाद समझते हैं दिष्ट धारा आपको पढ़नी है। क्यों? दिष्ट धारा क्या है, इस चीज को समझना है। यदि धारा की दिशा समय के साथ नहीं बदले तो उसे दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है ना? क्या हुआ इसमें? समय के साथ अगर धारा के दिशा क्या है, यदि धारा की दिशा समय के साथ नहीं बदले तो उसे क्या कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। पहला वाला फिगर जो दे रखा है आपको, वो दिष्ट धारा का दे रखा है। देखो इसमें एक इस तरीके से लिया गया है, ये x अक्ष है, x अक्ष पर हमें क्या लिया गया है? t लिया गया है, और y अक्ष पर क्या लिया गया है? I लिया गया है। क्लियर है कि नहीं? और I और t के बीच में ये हमको मिल रहा है, मतलब धारा और t के बीच में जब हम ग्राफ खींच रहे हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, सरल रेखा प्राप्त हो रही है। इसका मतलब क्या? समय के साथ नहीं बदल रही है। इस प्रकार को हम क्या कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। और इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट कहते हैं। और उसी को हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? डीसी बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो डीसी आप दो प्रकार की करंट पढ़े होगे, एक अल्टरनेट करंट पढ़े होगे एसी, और दूसरी आप पढ़े होगे डीसी। क्यों? एसी और डीसी दोनों चीजें पढ़ चुके हो। तो यह दिष्ट धारा का परिमाण समय के साथ बदले तो उसे क्या कहते हैं? परिवर्ती धारा कहते हैं। ठीक है ना?